बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2020-21 का प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए, सामान्य निर्देश दिया गया है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और इसी के साथ पहला प्रश्न आपके को स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जो कि इस प्रकार है कि निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, पहचान कर लिखिए। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है कि डॉक्टर श्याम सुंदर प्रसिद्ध कवि थे। दूसरा है डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय नाटककार थे। तीसरा है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा प्रसिद्ध एकांकीकार थे, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक नाटककार थे। तो आप जानते हैं कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो हैं वो प्रसिद्ध एकांकीकार थे, इसलिए जो तीसरा विकल्प है वो सही विकल्प होगा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो थे वह एक प्रसिद्ध एकांकीकार थे, तो तीसरा विकल्प आपका सही है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, ख दिया गया है कि निम्नलिखित रचनाओं में से एक लेखक का नाम लिखिए। किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखना है, तो मैला आंचल आप जानते हैं फणीश्वरनाथ रेणु का है, जो प्रसिद्ध है। जैसे गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, तो आप लिख सकते हैं। काशदीप जो है जयशंकर प्रसाद की है। अगला प्रश्न दिया गया है कि लहरों के राजहंस के रचनाकार का नाम लिखिए। तो लहरों के राजहंस जो है वह नाटक विधा की रचना है। हम ये भी आपको बता देते हैं कि यह जो है लहरों का राजहंस ये नाटक विधा की रचना है। इसके रचनाकार मोहन राकेश जी हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि राजश्री नाटक के रचनाकार का नाम लिखिए। तो राजश्री नाटक के रचनाकार जो हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि मेरी तिब्बत यात्रा कृति के लेखक का नाम लिखिए। तो मेरी तिब्बत यात्रा जो कृति है इसके लेखक राहुल सांकृत्यायन जी हैं। अगला प्रश्न देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न दिया गया है कि रीतिकाल की 2 विशेषताएं लिखिए। तो रीतिकाल के में देखिए, रीतिकाल की जितनी भी रचनाएं होती थी वो उसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती थी और साथ ही उसमें भरपूर मात्रा में ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता था। यानी आप लिखेंगे कि रीतिकाल की 2 विशेषताएं निम्नवत हैं। पहला, ब्रज भाषा की अधिकता और श्रृंगार रस की प्रधानता। अब देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है कि रीतिकाल के 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो आप लिखेंगे कि रीतिकाल के 2 प्रमुख कवि भूषण और भिखारी दास जी हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि चिदंबरा किसके द्वारा संपादित कृति है। तो चिदंबरा जो है वो सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा संपादित कृति है। ये बहुत ही प्रसिद्ध है, इसे आप विशेष रूप से ध्यान देखेंगे। चिदंबरा जो है वो सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखित है। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि साहित्य लहरी के रचनाकार का नाम लिखिए। तो साहित्य लहरी आप जानते हैं कि सूरदास जी द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है कि कवितावली के रचनाकार का नाम लिखिए। तो कवितावली के रचनाकार जो हैं वह तुलसीदास जी हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। अगला देखिए, प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से एक का रेखांकित अंश सहित भावार्थ लिखिए। देखिए, 2 गद्यांश दिए गए हैं जिसके लिए 6-6 अंक निर्धारित है आपका। देखिए, पहला जो गद्यांश दिया गया है वो दिया गया है कि कुसंग का ज्वर भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन प्रतिदिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। अब देखिए, दिया गया है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यखंड में संकलित मित्रता शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला देखिए, प्रश्न दिया गया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में आप लिखेंगे कि जो बुरी संगति है उसका वह एक भयानक रोग के समान है। यह अच्छे गुणों का जो है वो क्या करता है, विनाश कर देता है और साथ ही साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देता है। यदि किसी युवक की संगति बुरी होगी तो वह पत्थर की चक्की की भांति उसके पैरों में बन जाती है।
अगर पत्थर की चक्की आपके पैरों में बांध दी जाए तो आपकी गति में क्या होगी, बाधा उत्पन्न होगी। यानी उस व्यक्ति जिस बुरी संगति जो होती है वह पत्थर की चक्की की भांति उस व्यक्ति के पैरों में बन जाती है और उसे वह क्या करती है, गतिहीन कर देती है। उसकी बुद्धि भी नष्ट हो जाती है, वह दिन प्रतिदिन विनाश के गर्त में गिरता चला जाता है। किंतु यदि किसी पुरुष की संगति अच्छी है तो वह हमेशा प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि कुसंग का क्या प्रभाव होता है। तो आप लिखेंगे कुसंग का क्या प्रभाव होता है, तो आप लिखेंगे कि कुसंग जो है वो पैरों में बंधी चक्की के समान होती है। यानी वह दिन प्रतिदिन सामने वाले को क्या करती है, अवनति के रास्ते पर ही ले जाती है। अथवा दूसरा दिया गया है कि यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहता है। देश में बहता रहता है और कभी कभी मूर्त होकर हमारे सामने आता रहता है। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है और जिसने अमरत्व की स्मृति दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल हमारी मृतप्राय शरीर में नए प्राण फूके और मुरझाए हुए दिलों को फिर खिला दिया। वह अमृत सत्य और अहिंसा का है जो केवल इसी देश के लिए नहीं, आज मानव मात्र के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। देखिए, इससे संबंधित प्रश्न दिया गया है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा प्रश्न दिया गया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न है कि अमरत्व क्या है और क्यों आवश्यक हो गया है। तो आपने लिखना है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ आप लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने भारतीय संस्कृति की विशेषताओं को रेखांकित किया है। अब रेखांकित अंश की व्याख्या में आप लिखेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या में, कि प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि हमारे देश में प्राचीन काल से ही नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत प्रवाहित होता आया है। उस प्रवाह को हमने अपने बीच साकार रूप में चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है। उस प्रवाह ने हमें अमरत्व की याद दिलाकर हमारे मृतप्राय शरीर में नई ऊर्जा का संचार भी किया है। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी जैसे महान विभूति ने भारत को उसकी अमरता का भी फिर से स्मरण कराया। परिणाम स्वरूप निर्जीवता की सीमा तक शिथिल पड़े भारत में एक बार फिर से नौ प्राणों का संचार हो उठा। ऐसा लगने लगा कि हमारे शरीर की सूखी हड्डियों में नवीन मज्जा भर गई हो। निराशा से मुरझाए हुए हमारे मन में आशा का संचार हो गया। ऐसे ही आप लिख देंगे। अगले देखिए, प्रश्न दिया गया है कि अमरत्व क्या है और क्यों आवश्यक हो गया है। तो अमरत्व जो है वह भारतीय संस्कृति है के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है। कहते हैं कि यह मृतप्राय शरीर में नई ऊर्जा का संचार करता है, इसलिए यह हमारे लिए क्या है, आवश्यक हो गया है। आगे देखिए, प्रश्न 5वां दिया गया है कि निम्नलिखित पद्यांशों में से एक का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। अब एक का संदर्भ सहित व्याख्या आपको करना है। दो पद्यांश आपके सामने दिए गए हैं जो कि इस प्रकार हैं। देखिए, पहला पद्यांश जो है वो ये दिया गया है कि सुनी सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जान की जानी भली, तिरछे करी नैन दिसैन तिन्हें समझाई कछी मुस्काई चली,
तुलसी तेहि अवसर सोहि सबे अवलोकति लोचन लाहु अली अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिकसी मनुमंजुल कंजकली। देखिए कहते हैं कि सुनी सुंदर बैन सुदार साने सयानी है जान की जानी भली। आप पहले संदर्भ सहित व्याख्या करना है आपको, तो आप क्या करेंगे कि पहले इसका संदर्भ लिखेंगे। तो संदर्भ के अंतर्गत आप ये लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य खंड के वन पथ पर नामक पाठ से लिया गया है। जब राम, लक्ष्मण और सीता जी वन को जा रहे हैं तो रास्ते में ग्रामीण स्त्रियां जो हैं वह परिहास करती हैं, मजाक करती हैं सीता जी से और श्री राम के बारे में पूछती हैं। आपने पढ़ा होगा वन पथ पर कि वो श्री राम के बारे में पूछती हैं इशारे में कि ये जो सामने से हैं और जो बार बार आपको आदर के साथ देख रहे हैं वो आपके कौन लगते हैं। तब सीता जी ग्रामीण स्त्रियों की वार्तालाप को समझ जाती हैं कि ये ग्रामीण स्त्रियां जो हैं वो बहुत ही चालाक हैं और वह उनसे श्री राम के बारे में जानना चाहती हैं। तो उसी का वर्णन है कि देखिए, आप प्रसंग में बस शॉर्टकट में इतना लिख देंगे कि ग्रामीण जो वधुएं हैं उनकी जिज्ञासा है कि सीता जी के साथ वो दोनों जो पुरुष हैं वो कौन हैं। तो सीता जी ग्राम वधुओं की चतुराई समझ गई और उसी कौशल से, जिस कौशल से उन्होंने पूछा था इशारे में, उसी तरह से उन्होंने भी उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। व्याख्या में आप लिखेंगे कि सुनी सुंदर बैन सुधार साने। तुलसीदास जी कहते हैं कि ग्रामीण वधुओं के सुधारस यानी अमृत से युक्त वचनों को, सुंदर वचनों को सुन करके सयानी है जान की जानी भली। जानकी अर्थात जो सीता जी हैं वह जान गई कि ये जो ग्रामीण स्त्रियां हैं वो बड़ी ही सयानी है, चालाक हैं। तिरछे करी नैन दिस सैन्य तिन्हें समझाई कछु मुस्काई चली। तब सीता जी जो हैं उनके प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट और तिरछे नेत्र करके अपनी भौएं तिरछे करके, नेत्र तिरछे करके उन्हें मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाती हैं और इस प्रकार से उन्हें समझा देती हैं कि जिनके बारे में वो पूछ रही हैं वो उनके पति हैं। तुलसी तेहि अवसर सोहि सभे और लोकति लोचन लाहु अली। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझकर सभी सखियां राम के सौंदर्य को तेहि अवसर उस समय अवलोकति मतलब देखने लगी। और किस प्रकार देख रही थी? ऐसा लग रहा था कि अनुराग तड़ाग प्रेम रूपी तालाब में भानु श्री राम रूपी सूर्य उदय हो गया है, जिससे बिकसी मनुमंजुल कंजकली। बिकसी मतलब विकसित हो गई है, मंजुल मतलब सुंदर, कमल के पुष्प। यानी आप ऐसे लिखेंगे संपूर्ण पद्यांशों की व्याख्या कि सुनी सुंदर बैन सुधार साने। सुधा यानी अमृत से युक्त ग्रामीण वधुओं के सुंदर वचनों को सुनकर जानकी जी समझ जाती हैं कि ये ग्रामीण जो वधुएं हैं वो बड़ी ही चालाक हैं। तिरछे करी नैन दे सैन्य तिन्हें समझाई कछी मुस्काई चली। तो अपने नेत्रों को तिरछा करके और मुस्कुरा कर वह आगे बढ़ जाती हैं और इस प्रकार से वह समझा देती हैं कि यह मेरे पति हैं। तब सीता जी के द्वारा सांकेतिक भाषा में जो बातें समझाई जाती हैं ग्रामीण स्त्रियां समझ जाती हैं और वह तुलसीदास जी लिखते हैं कि तेहि अवसर उसी समय वे सभी श्री राम की को देखने का लाभ उठाने लगती हैं। लोचन लाहु हली अपने चंचल नेत्रों से। ऐसा लग रहा था कि अनुराग तड़ाग में भानु उदय की प्रेम रूपी तालाब में श्री राम रूपी सूर्य के उदय होने से मंजुल कंजकली सुंदर कमल की कलियां विकसित हो गई हैं। अब देखिए इसका काव्य सौंदर्य आप लिखेंगे कि भाषा इसमें ब्रज का प्रयोग है,
शैली जो है चित्रात्मक है, मुक्तक है, छंद श्रव्य है, रस श्रृंगार है, अलंकार रूपक उत्प्रेक्षा अनुप्रास का प्रयोग किया गया है। अगला देखिए प्रश्न अथवा करके जो दिया गया है पद्यांश, वो इस प्रकार है कि मेवाड़ केसरी देख रहा, केवल रण का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था रण, मानो मान रक्त का प्यासा था। चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सीना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। देखिए मेवाड़ केसरी, केसरी मतलब होता है सिंह। प्रस्तुत पद्यांश में पहले आप संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ के अंतर्गत आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की काव्यखंड में संकलित हल्दी घाटी नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता श्री श्याम नारायण पांडे जी हैं। प्रसंग में लिखेंगे आप, इस कविता में हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन है और आप उत्तर लिखेंगे। देखिए एक बार हम आपको समझाते हैं, आसानी से आप समझ जाएंगे। मेवाड़ केसरी, मेवाड़ केसरी मतलब होता है सिंह। मेवाड़ के सिंह अर्थात राजा महाराणा प्रताप देख रहा केवल रण का न तमाशा था। केवल रण को, युद्ध को तमाशे की तरह नहीं देख रहे थे। वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। बल्कि वह दौड़ दौड़ कर रण मतलब युद्ध कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनके युद्ध कौशल को देखकर जैसे वे अपने सम्मान की रक्षा हेतु सबके रक्त के प्यासे बन गए हैं। सबके मतलब शत्रुओं के रक्त के प्यासे बन गए हैं। वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। उनके युद्ध कौशल को देखकर कवि कहते हैं कि ऐसा लग रहा था दौड़ दौड़ कर जब युद्ध कर रहे थे वो, तो कि वह अपने मान सम्मान के लिए शत्रुओं के रक्त के प्यासे बन गए थे। चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था। चेतक पर चढ़कर अपनी सेना का नेतृत्व तो कर ही रहे थे महाराणा प्रताप, साथ ही साथ अपनी सेना की रखवाली भी कर रहे थे। ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। आगे कहते हैं, वे मृत्यु को साथ लेकर चल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे साक्षात कपाली हो गए हों। कहने का क्या तात्पर्य देखिए एक बार फिर से। मेवाड़ केसरी यानी मेवाड़ के सिंह यानी महाराणा प्रताप जो थे वो युद्ध, रण मतलब युद्ध को तमाशे की तरह ही नहीं देख रहे थे, बल्कि वो दौड़ दौड़ के रण मतलब युद्ध भी कर रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए शत्रुओं के रक्त के प्यासे हो गए हों। वह अपने चेतक यानी चेतक घोड़े का नाम था, उस पर चढ़कर सिर्फ युद्ध ही नहीं कर रहे थे बल्कि अपनी सेना की रखवाली भी कर रहे थे, यानी सेना का नेतृत्व भी कर रहे थे। ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। वह मृत्यु को साथ लिए थे, यानी बड़े ही पराक्रम के साथ युद्ध कर रहे थे। मृत्यु का भय किए बिना उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो प्रत्यक्ष कपाली था। महाराणा प्रताप उस समय कपाली का रूप धारण कर लिए हों। देखिए काव्य सौंदर्य के अंतर्गत आप लिखेंगे रस, वीर रस की अभिव्यक्ति हुई है और इसमें महाराणा प्रताप के शौर्य, पराक्रम, युद्ध कौशल को दर्शाया गया है। अगला देखिए प्रश्न दिया गया है कि छठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित संस्कृत का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिख कीजिए। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास अन्ये च बहवः महात्मनः अत्रागत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयन्। न केवल दर्शन साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पं कृते लोके विश्रुता। अत्रैव कौशेय शाटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। देखिए इयम नगरी, यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और दूसरे भी बहुत सारे महात्मा यहाँ आकर सुयान विचारयन प्रसारण
अपने विचारों का प्रसार किया। न केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में, बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगर विविध कलाओं के लिए लोक में प्रसिद्ध है। यहाँ की बनारसी साड़ियाँ देश देश में सर्वत्र मतलब सभी जगह चाही जाती हैं या पसंद की जाती हैं। देखिए संदर्भ हम भूल गए थे आपको बताने के लिए। संदर्भ आप लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। इसके बाद आप हिंदी अनुवाद लिखेंगे कि यह नगर विविध धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास और भी बहुत सारे महात्मा यहाँ आकर अपने विचारों का प्रसार किया। न केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में, बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगर विविध कलाओं और शिल्प के लिए लोके मतलब संसार में, विश्वता मतलब प्रसिद्ध है। यहाँ की बनारसी साड़ियाँ देश देश में सर्वत्र चाही जाती हैं या सर्वत्र मतलब सभी जगह चाही जाती हैं। अथवा करके एक ऑप्शन दिया गया है कि अब्दो दूरगामी च साक्षरों न च पंडिता, बिना पैर के दूरगामी मतलब दूर तक जाता है, साक्षरों न च पंडिता अक्षर से युक्त है फिर भी वह पंडित नहीं है। अब्दो मतलब बिना पैर के दूर तक, दूरगामी मतलब दूर तक जाता है, साक्षर मतलब अक्षरों से युक्त है फिर भी वह पंडित नहीं है। अमुख बिना मुख वाला है फिर भी स्फुट वक्ता स्पष्ट बोलता है। यो जनांति सह पंडिता, जो उसे जानता है वह पंडित है। ये प्रबुद्धो ग्रामीण शीर्षक से लिया गया है, तो आप इसका संदर्भ लिख देंगे। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित लेखकों में से एक का जीवन परिचय व एक रचना का नाम लिखिए। तो जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश भारती। निम्नलिखित कवियों में से एक कवि का साहित्यिक परिचय व एक रचना का नाम लिखिए। तो गोस्वामी तुलसीदास, महादेवी वर्मा, श्याम नारायण पांडे। इन लेखक और कवियों को भी हम संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं, ताकि अगर आप इस मॉडल पेपर को अच्छी प्रकार से देख रहे हैं तो आपका यहीं पर तैयार होता जाए। 3-3 नंबर का ये जो प्रश्न है, आइए देखते हैं।